हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर है। इसमें कुछ लेक्चर शायद 4 या 5 आप लोगों को बन के दिए हैं, जो भी है नंबर नहीं मालूम, ऊपर नीचे हो सकता है। आज हमारे पास में नेक्स्ट लेक्चर आया है डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो कैसे हैं आप सभी, बढ़िया है ना, मज़े में। यार देखो, आप सभी को मालूम है लॉकडाउन चल रहा है और इसकी वजह से सब कुछ बदला सा है ना। तो इस समय यार मैं अपने गांव पे आया हूँ और अभी तो स्कूल में ही था, लेकिन उसमें गांव पे आने के बाद मैं क्वारंटीन हो गया हूँ। ठीक है, तो क्वारंटीन हुआ हूँ तो इसलिए मेरे पास में बोर्ड वगैरह नहीं है। हाँ, नोट्स वगैरह है, तो ये रहे आपके नोट्स। शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे इतने अच्छे से, लेकिन अभी आप ऐसे में ही काम चलाओ कुछ दिन जब तक मैं क्वारंटीन हूँ। उसके बाद में ऐसे ही बात करते हैं हम, ऐसे ही हमारे पास में जो क्लास है वो हम लेते हैं। उसका मैं फिर देखते हैं आगे जैसा भी होगा। कुछ दिन की परेशानी है, अभी तो बोर्ड भी नहीं है, खेत में हूँ। आप खेत का नज़ारा देख सकते हैं, खेत में बैठा हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो पीछे ये सारा खेत है, धान वगैरह लग रही है, बैठे हैं वहाँ पर। क्वारंटीन में कुछ तो करें, घर में तो रह नहीं सकते। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलाते जाइए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे मैंने आपको वो दे ही दिए। अब जो बचे हुए हैं उनके ऊपर हम आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके पहले मैंने जो वीडियो दी थी आपको 4 या 5 जो भी थी आपकी वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट थी उसमें। ठीक है, सारे मैंने कॉन्सेप्ट उसमें आपको बता दिए थे ताकि आप लोगों को आगे मैं जो समझाऊँ उसमें कोई परेशानी ना हो, इसकी वजह से। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस प्रकार से 4 ब्लॉक आपके पास में है। जिसमें से हमने एस ब्लॉक को क्लास 11th में कंप्लीट किया था। और जब एस ब्लॉक को कंप्लीट किया था तो उस समय हमने आपको बताया था कि एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है। उसको एस ब्लॉक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में जाता है उसी ब्लॉक का हम उसको नाम दे देते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका किस में गया, एस में गया। जैसे हम करते हैं ना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास में एस में गया तो हमने बोला एस ब्लॉक का। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया तो हमने बोला पी ब्लॉक का है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो हम बोलेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो हमारे पास में यहाँ पर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये तो हमारे पास में थी पहली सीरीज, जो कि मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी उसमें बताई थी लास्ट टाइम, शायद आपको याद हो। और उसके बाद में फिर हमारे पास में स्कैंडियम के नीचे है इट्रियम से चालू होता है, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, है ना, टेस्नीशियम, रूबिडियम। तो ये सारी बातें हमारे पास में इसमें आती है, जहाँ उसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो लास्ट क्लास में ये बात हुई थी। अब बात ये आती है एक बार फिर कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सारे डी ब्लॉक को बोला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैंने लास्ट टाइम बताया था, यदि आपको याद हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे पास में, डी ब्लॉक के तो होते ही हैं वो, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे पास में जो कि डी ऑर्बिटल भरते समय कम से कम उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक कम से कम होना चाहिए, मतलब वो फुलफिल नहीं होना चाहिए। यदि वो फुलफिल है तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। जैसे स्कैंडियम की यदि हम बात करते हैं D1 है, टाइटेनियम की बात करते हैं D2 है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं जर्कोनियम की, Zr, जिंक की, सॉरी जर्कोनियम, जिंक की यदि हम बात करते हैं, जिंक का हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में D10। तो जब D10 लिखते हैं तो D में हमने 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसमें कोई भी खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो Zr है, जिंक है, वो हमारे पास में डी ब्लॉक का तो है, डी ब्लॉक का तो है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा। डी ब्लॉक का है, ऐसा नहीं है कि सारे डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे हमारे पास में डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो। लेकिन हमारे पास में हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, सारे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है?
इतनी बात समझ में आई, फंडा क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने देखा था वहाँ पर जिंक हुआ, कैडमियम हुआ, ये सारे के सारे आपके पास में तीन वहाँ पर मैंने आप लोग को लिखवाया था। कौन सा लिखवाया था? एक तो जिंक लिखवाया था, एक मैंने कैडमियम लिखाया था, एक आपका मैंने Hg लिखवाया था, मरकरी। ये सारे के सारे जो होते हैं आपके वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब ये तीनों सारे के सारे से मतलब क्या, ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते, लेकिन हाँ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो ये कहलाते हैं और कहलाएंगे। क्यों कहलाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स? समझ रहा हूँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? डी में, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरे फुलफिल हैं। जर्कोनियम की बात करें, चाहे हम जिंक की बात करें, चाहे हम कैडमियम की बात करें, चाहे Hg की, मरकरी की बात करें, ये सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। समझ गए होंगे आप? बहुत बढ़िया। अब इससे ज़्यादा हम इसमें बात नहीं करेंगे। देन इसके बाद में बात आती है इसमें डेफिनेशन में लास्ट टाइम आपको लिखवाया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, क्या कि दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो ये ग्राउंड स्टेट में हमारे पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर इनमें से जब इनकी कॉमन स्टेट जो भी होती है हमारे पास में, जैसे जिंक की कितनी होती है? +2 होती है, तो +2 में हमारे पास में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। अब इसी के आगे हम बात करते हैं इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट करके इसमें एक आता है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था क्या कि आपको ये सीरीज याद हो जानी चाहिए। याद तो हो गई होगी, स्कैंडियम वाली तो याद ही है, उसके बाद में इट्रिनियम वाली भी आप याद कर लीजिए और लेंथेनम वाली भी याद कर लीजिए। ये आपको याद करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है आगे कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d सबसेल और ns सबसेल इज वेरी लो, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन इजीली ट्रांसफर बिटवीन। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट की। मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट करके यहाँ पर जो है शील्डिंग इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो आपको टॉपिक मिलेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एक तो है स्क्रीनिंग इफेक्ट और दूसरा है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो पहले तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला देखो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दिख रहा होगा, नहीं तो मैं आपको बाद में दे दूंगा। दिख रहा होगा? कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, तो कुछ भी नहीं दिख रहा कि आपको दिख रहा होगा, है ना। देखो यहाँ से स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला दिख रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और नीचे चले के हम बात करते हैं तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, तो इसकी हम बाद में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। मोर आपको सर को बोल दूंगा, वो आपको PDF इसका पहुंचा देंगे, 2 पेज का है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल तो इतने में आप काम चला, उसके बाद में आगे की बात करते हैं जो भी होता है। तो हेडिंग डालो आप स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब रहेगा हमारे पास में यहाँ पर कौन सा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है हमारे पास में ये क्या होता है? और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की बात करते हैं, ये क्या होता है? अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आएगा। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन आप लगा लीजिए, इस साल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन अभी से आप इसको याद कर लीजिए, इस बार आपको एग्जाम में ये देखने के लिए मिलेगा। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन बार मैंने आपसे बोला। शील्डिंग इफेक्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पहले हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। देखो शील्डिंग इफेक्ट, या इसको हम बोलते हैं शील्डिंग पावर, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है, और शील्डिंग पावर भी इसको बोला जाता है। अब ये क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास में, अब ज़रा ध्यान से देखना, जहां से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक तो मोबाइल होगा, ठीक है, और ये मैं बैठा हूँ, इसके बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस है। अब मान लीजिए मैं इस मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस मोबाइल और मेरे बीच में मैं एक शील्ड लगा देता हूँ। ध्यान से देखना, तो मैंने ये वाला एक शील्ड लगा दिया, यहाँ से उठाया और ये शील्ड लगा दिया। शील्ड मतलब होता है एक पर्दा लगा दिया। अब आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये हुआ हमारे पास में शील्ड, मतलब एक पर्दा, एक हमने लगा दिया पर्दा। तो इस प्रकार से मान लो, सपोज करो मेरे पास में एक है तो एक में इससे एक पर्दे बना देता हूँ। सपोज करो मेरे पास में दूसरा है तो दूसरे से यहाँ पर्दा बना देता हूँ, फिर तीसरा है फिर पर्दा बना दिया, चौथा है फिर पर्दा। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 करके मैं यहाँ पर इफेक्ट शील्ड लगा देता हूँ, एक पर्दा लगा देता हूँ। तो एक पर्दा मैंने एक पास लगा दिया, फिर दूसरा पर्दा थोड़े दूर लगा दिया, तीसरा, समझ रहा हो ना। तो ये है हमारे पास में शील्ड का मतलब, तो ये हुआ,
कि हमने किसी चीज को सील्ड कर दिया, हमने किसी चीज को पैक कर दिया, हमने किसी चीज को इस प्रकार से पैक किया है कि उसके पास में कोई बाहरी वस्तु जा ना पाए, उसको कोई टच ना कर पाए। ये सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास है प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं। आज हमारे पास है मोदी जी है, ठीक है। जब वो जाते हैं, कहीं भी आते हैं, मान लो सपोज करो आप कहीं गुजरात में आए, मोदी गुजरात में आए, आपके आए, अब क्या होता है, अब ये होता है कि आपने देखा होगा सबसे पहले उसके पास ब्लैक कमांडो लगे होते हैं। मोदी जी की रक्षा में लगे होते हैं ना, सबसे पहले ब्लैक कमांडो लगे होते हैं। ब्लैक कमांडो के बाद में फिर आर्मी वाले लगे होते हैं। तो दो हो गए। एक देखो बीच में सेंटर पॉइंट में कौन है आपका, ध्यान से देखो, इमेजिनेशन करो। सेंटर पॉइंट में रहते हैं आपके मोदी जी, ठीक है। हमारे मोदी सेंटर पॉइंट में है। मोदी को जो स्पेयर से घेरे हुए होते हैं, जो पहली लाइन होती है वो होती है ब्लैक कमांडो की। तो उन्होंने सील्ड किया, किसको, मोदी जी को सील्ड किया। अब देखना, अब हमारे पास में ब्लैक कमांडो हुआ। ब्लैक कमांडो के बाद में जो दूसरा लेयर होता है वो होता है आर्मी वालों का, होता है। तो अब दूसरी लेयर बन गई हमारे पास में मोदी जी का ब्लैक कमांडो का हमारे पास में आर्मी चीफ, आर्मी हो गया। अब आर्मी के बाद में होता है हमारे पास में कौन, पुलिस वाले। तो पुलिस वाले ने तीसरा सील्ड किया। कौन सा सील्ड किया, तीसरा सील्ड किया। तीसरे सील्ड में लगे हुए हैं हमारे पास में पुलिस वाले। उसके बाद में चौथे सील्ड में कौन लगे होते हैं, चौथे सील्ड में लगे होते हैं आपके सिक्योरिटी गार्ड। कौन सा सिक्योरिटी गार्ड, वो ब्लैक कमांडो की बात नहीं हो रही है, वो व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के खड़े होते हैं, जिसको हम ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, है ना। अब ये एक मोदी जी आए हमारे पास, प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री को सील्ड करने के लिए 4 लेयर लगाई गई। पहली लेयर में ब्लैक कमांडो, दूसरी लेयर में आर्मी, तीसरी लेयर में हमारा पुलिस वाले, और चौथी लेयर में लगाया हमने कौन सा लगाया हमने, जो कि हमारे पास में ट्रैफिक पुलिस होती है, हमने उसको लगाया। अब यार ध्यान से देखें और बहुत अच्छे से सोचने की कोशिश करना, सोचना और समझना। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं पेपर पे कराऊं जब भी आप सीख पाओगे, बस आपको इमेजिनेशन करना है, आपको सोचना है कि हाँ ऐसा होता है। सील्ड का मतलब वही है। मैं आपको यहां से सील्ड के विषय में 100% जानकारी दे दूंगा आज। अब देखो प्यारे बच्चों, बात यह होता है कि सील्ड करने की जरूरत क्यों पड़ी। जो अब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन ये है कि ब्लैक कमांडो क्यों लगाए गए, आर्मी वाले क्यों लगे, पुलिस वाले क्यों लगे, और व्हाइट कलर का जो ड्रेस पहन के जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो क्यों लगी, आखिर क्यों, क्वेश्चन मार्क है ना, क्यों, क्वेश्चन मार्क है, क्यों लगाए गए। तो कहीं ना कहीं वो सील्ड कर रहे हैं किसको, मोदी जी को। किससे, आतंकवादियों से। आम पब्लिक से तो उसको आम जनता से उसको कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी को कोई दिक्कत है कि नहीं है, लेकिन किससे दिक्कत है, जो मोदी जी के दुश्मन है, जो देश के दुश्मन है, जो टेररिस्ट है, जो आतंकवादी है, उनसे कहीं ना कहीं मोदी जी को खतरा है। तो यदि कोई आतंकवादी गलती से उसमें जो भीड़ भाड़ होती है पब्लिक की, उस पब्लिक में मान लो कोई आतंकवादी है, तो वो डायरेक्ट आतंकवादी मोदी जी तक ना पहुंचे, तो सबसे पहले उसको किससे भिड़ना पड़ेगा, सबसे पहले उसको ट्रैफिक पुलिस से भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस उसको चेक करेगी, इसके पास वो हथियार तो नहीं है। मान लो किसी कारणवश से वो चेक नहीं कर पाई या उससे छूट गया, उसकी आंख में धूल डाल के मुंह निकल गया, तो जैसे ही ट्रैफिक पुलिस से बचा वो कहां आएगा, उसका जांच को करेगी। अब उसकी जांच करने वाली है आपकी पुलिस। तो दूसरी साल सील्ड पे आया। अब मान लो सपोज करो किसी कारणवश से पुलिस से भी बच के निकल गया, तो अब पुलिस के बाद में चेकिंग कहां होगी, चेकिंग होगी है उसके आर्मी वाले के पास। अब आर्मी वाला उसका चेकिंग करेगा। अब मान लो आर्मी वाले से वो बच के निकल गया, तो अब कौन किसके हत्थे चढ़ेगा, वो चढ़ेगा ब्लैक कमांडो के हत्थे। मतलब ये हुआ कि उस आतंकवादी को, उस टेररिस्ट को सबसे पहले किससे निपटना होगा, सबसे पहले निपटना होगा उसको ट्रैफिक पुलिस से, उसके बाद में पुलिस से, पुलिस के बाद में आर्मी से, और आर्मी के बाद में ब्लैक कमांडो से, और जब जाकर वो कहां पहुंच पाएगा, मोदी जी के पास पहुंच पाएगा। तो ये जो 4 लेयर बनाई थी, पहली लेयर में ब्लैक कमांडो, दूसरी लेयर में कौन थे हमारे पास में, आर्मी वाले, तीसरी लेयर में पुलिस वाले, और चौथी लेयर में कौन थे हमारे पास में, ट्रैफिक पुलिस। ये 4 लेयर बनी। ये 4 लेयर क्यों बनी, इनका काम क्या था, इन 4 लेयर का काम ये था कि ये प्रोटेक्शन दे किसको, सेंट्रल पॉइंट को। सेंट्रल पॉइंट कौन है, मोदी जी। तो मोदी जी को ये चारों मिलके एक प्रोटेक्शन दे, तो यही होता है सील्डिंग इफेक्ट। समझ गए होंगे सील्डिंग इफेक्ट। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम आपको समझाएं केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है, देखो जहां मोदी जी है वहां आप बिठा लो प्रोटॉन को। हमको मालूम है कि सेंट्रल में मोदी जी है, तो सेंट्रल में कौन है, हमारे पास प्रोटॉन होता है। जब सील्ड बनाते हैं आप, सेल बनाते हैं, तो बीच में कौन होता है, बीच में होता है हमारे पास में प्रोटॉन। बीच में हमारे पास में होता है प्रोटॉन, बीच में हमारे पास में होता है प्रोटॉन,
अब प्रोटॉन के बारे में आता है पहला सेल, फिर प्रोटॉन के बारे में आता है दूसरा सेल, फिर प्रोटॉन के बारे में आता है तीसरा सेल, फिर प्रोटॉन के बारे में आता है चौथा सेल, पांचवा सेल, छठवां सेल और सातवां सेल। टोटल 7 सेल होते हैं। अब यहां पर हम जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छे से समझना हम क्या बोल रहे हैं। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और सेल पे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पास में नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास में जो सेंट्रल है, सेंट्रल में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और जो पास में जो सर्कल है, जो सेल है, सेल पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब जरा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। मैंने आपसे बोला था कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 लिखते हैं। हम लिखते हैं पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल। अब नोट लगाओ बहुत अच्छे से, आप अपने दिमाग में नोट लगाओ कि प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, ये आपको मालूम है। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? पहले सेल पे भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल पे भी इलेक्ट्रॉन है, तीसरे सेल पे भी इलेक्ट्रॉन है, चौथे सेल पे भी इलेक्ट्रॉन है। वो नहीं निकलेगा, दोनों को ले जाना पड़ेगा, दोनों को। पहले सेल पे भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पे भी है, तीसरे पे भी है। कौन सा सेल? जो आउटर सेल होता है, उस आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, ये आपको मालूम है। जो आउटर सेल होता है, जो बाहरी सेल होता है, उसी सेल का इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अंदर वाले सेलों से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बताया था। यदि आप भूल गए हो तो लिख लीजिए, अपने दिमाग में नोट कर लीजिए एक बात, कि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन करते समय हमको अंदर वाले सेल से कोई मतलब नहीं होता है, हम बाहरी वाले सेल को ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं, ये हमको मालूम है। बाहरी वाले सेल पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसी इलेक्ट्रॉन को केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराया जाता है। नोट लगाओ, अपनी बुक में नोट लगाओ कि जो बाहरी वाला सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल है, उसी सेल के इलेक्ट्रॉन को केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराया जाता है। अब समझो, यहां से अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को कोई खतरा ही नहीं है। खतरा किसको है? खतरा है बाहरी वाले सेल को। आउटर जो सेल इलेक्ट्रॉन है उसको खतरा है। किससे खतरा है? प्रोटॉन से। कैसे? प्रोटॉन चाहता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, वो खींच के रखता है, सबको अट्रैक्शन में रखता है। प्रोटॉन चाहता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां आ जाए, उसके पास में जाए। लेकिन जो अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो सेल के इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं एक दूसरे में रिपल्सन करने लगते हैं। अच्छा एक बताओ, पहले सेल पे इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, दूसरे सेल पे इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, तीसरे सेल पे इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, चौथे सेल पे इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेल पे माइनस 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 चार्ज है। जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इनमें रिपल्सन नहीं होगा क्या? बिल्कुल रिपल्सन होगा। तो प्रोटॉन चाहता है इन सबको अपने पास खींचना। प्रोटॉन चाहता है इन सबको अपने पास खींचना। क्या वो खींच पाता है? वो खींच तो पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कम होता जाता है। कैसे? समझो, बहुत अच्छे से समझना। समझो, इसी बात को समझो। आप एक सेल बनाओ, मान लो आपने एक ही सेल बनाना, आपने एक सेल बना, अपनी बुक में एक सेल बनाओ, इसी समय सेल बनाओ, जब समझ में आएगा आपको। बनाया आपने सेल बना लिया ना। अब देखो जरा प्यारे बच्चों, बनाया, सेल बनाया, आपने न्यूक्लियस लिखा, प्रोटॉन लिखा, और प्रोटॉन के बाद में एक ही सेल लगवाना, दूसरा सेल मत बनाना, एक ही सेल बनाना। एक ही सेल बनाया, अब क्या होगा? अब जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को 100% फोर्स के साथ खींचेगा। 100% फोर्स के साथ खींचेगा। अब फोर्स ज्यादा हो गया तो जो सेल है और जो प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी होगी? इतनी सी होगी। समझना, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन मानो, ये प्रोटॉन है, ये पावरफुल होता प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये सेल है। इस सेल पे इलेक्ट्रॉन है, इस सेल पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इससे एक ही सेल है।
अब इस वाले सेल पे इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इसके बीच में कोई भी इफेक्ट नहीं है, 100% फोर्स के साथ ये खींचेगा और साइज हो जाएगा बहुत छोटा, बहुत पास खींच के रखेगा, साइज छोटा हो जाएगा। अब मान लो दो सेल है, समझना, दो सेल, इस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ये आउटर सेल है, ये आउटर सेल है, इस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। ये प्रोटॉन चाहता है कि जिस प्रकार से इसको पास में खींच के रखा, ये वाले को भी पास में खींच के रखे, ये सोचता है दोनों पास में जाए। लेकिन समझो, इसके ऊपर 100% फोर्स लगाया, प्रोटॉन ने लगाया, क्या इसके ऊपर भी 100% फोर्स लगा पाएगा? क्या लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा, कहीं ना कहीं फोर्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, ये पास में आएगा तो कहीं कहीं इन दोनों में रिपल्सन चालू हो जाएगा। तो प्रोटॉन जितना पास ये पहले वाले सेल को खींच सकता है, उतना पास ये दूसरे वाले सेल को नहीं खींच सकता, क्योंकि इनमें रिपल्सन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? रिपल्सन होता है। अब हम दूसरे सेल के बात करते हैं, तीसरे सेल की। किसकी बात करते हैं? तीसरे सेल की हम बात करते हैं। जब हम तीसरे सेल की यहां से बात करते हैं, अब बताओ प्रोटॉन किस सेल से मतलब है? हमको मतलब है आउटर सेल से मतलब है। जितने पावरफुल से इसको खींचेगा, उतने पावरफुल तरीके से इसको नहीं खींचेगा, इसको भी नहीं खींचेगा। क्यों? क्यों? कहीं ना कहीं उसका क्या हो जाएगा? फोर्स कम हो जाएगा। करके देखो, आप करके देखो, यही तो रीजन है। जब ऊपर से नीचे आते हैं सेल क्या होता है? साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। भाई नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाता है तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही? पहला एक सेल है, साइज इतना, फिर दूसरा सेल है, साइज इतना, तीसरा सेल है, साइज इतना, चौथा सेल है, साइज इतना, पांचवा सेल है, साइज इतना, छठवां सेल है, साइज इतना। ऊपर से नीचे आते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा साइज? क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन है किसका? बाहरी वाले सेल का, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पहला सेल, ये न्यूक्लियस है, समझना, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये बाहरी वाला सेल है, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये प्रोटॉन से इस बाहरी वाले सेल के बीच में ये जो तीन है, इनने तीन लेयर बनाई, इनने इसको प्रोटेक्शन दिया। मतलब ये हुआ कि इसका शील्डिंग इफेक्ट लग गया, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट लगा, इसने शील्ड करके रखा ना। देखो डायरेक्ट ये इसका कांटेक्ट में नहीं है, ये डायरेक्ट इसका कांटेक्ट में नहीं है, इसके बीच में एक ये शील्ड हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। तो हमको बाहरी वाले के ऊपर इसका फोर्स पड़ने से पहले ये इन तीनों से इनको लड़ना पड़ेगा। यहाँ तक ये जाना चाहता है, अतिक्रमण करना चाहता है, लेकिन पहले इनसे निपटना पड़ेगा। तो यही रीजन है, समझो, यही रीजन है हमारे पास में कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, साइज बढ़ते जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन कम होते जाता है। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहाँ पर? प्रोटॉन का अट्रैक्शन बाहरी वाले सेल के ऊपर कम हो जाता है नंबर ऑफ सेल बढ़ने से। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यही है शील्डिंग इफेक्ट। अब हम बात करते हैं एक सेल की। अब फिर समझना शील्डिंग इफेक्ट को, फिर समझो। ये न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, क्या कोई शील्डिंग इफेक्ट है? कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, इसके बीच में कोई सेल ही नहीं है, एक ही सेल, इसको प्रोटेक्शन ही नहीं देता है कोई। चलो ठीक है, दो सेल की बात करते हैं, क्या शील्डिंग इफेक्ट है? यस, शील्डिंग इफेक्ट है। एक शील्ड, ये वाला जो सेल है इसको प्रोटेक्शन में रखेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा। ये वाला चाहता है मैं तो इसके झांसे में आ गया लेकिन इसको नहीं आने दूंगा, तो इसने प्रोटेक्शन दिया इस वाले को। अब तीन सेल की बात करते हैं, ये तीन सेल है, तो इन दोनों का काम होता है इसको प्रोटेक्शन देने का। ये और ये मिलके इसको प्रोटेक्शन देंगे। अब मैं चार सेल की बात करता हूं, 1 2 3, ये तीनों मिलके इस वाले को प्रोटेक्शन देंगे। अब मैं 5 की बात करता हूं, तो 1 2 3 4 मिलके इस वाले क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होते जाता है। बात सही में आ रही? जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल, देखो फिर समझो, दोबारा समझो। ये प्रोटॉन है, एक सेल है, कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट में। दो सेल है तो ये वाला सेल शील्ड इफेक्ट का काम करेगा। 3 सेल है तो ये 2 सेल शील्ड का काम करेंगे। 4 सेल है तो 1 2 3 मिलकर शील्ड का काम करेंगे। 5 सेल है तो 1 2 3 4 मिलकर शील्ड का काम करेंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। हाँ या ना? बात समझ में आई? जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ते जाएगा। तो यही है पूरा शील्डिंग इफेक्ट का खेल। क्या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शायद आप समझ गए होंगे।
ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा आप बताओ। आप ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, और जब ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, सीधी सी बात है। बात समझ में आ गई। तो ये है पूरा का पूरा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा होगी कि आप लोगों को समझ में आया होगा शील्डिंग इफेक्ट। खेत के नज़ारे आपने देख लिए, खेत में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो कुछ दिन ऐसे ही वीडियो चले वाली है। खेत में फसल असल लग रही है, तो उन लोगों को भी देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।